So hello everyone, welcome back to my channel CA Students and hope you all going good. सो स्टूडेंट्स आज मैं अपने एक रूम जहाँ पे मैं अपनी फेस टू फेस बच्चों को पढ़ाता हूँ वहाँ से मैं आपको एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और होप आपको मेरा जो लेक्चर्स हैं रिवीजन लेक्चर्स वो आपको पसंद आ रहे होंगे। और अगर नहीं भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए वर्कआउट करता रहूँगा, लेकिन डेफिनेटली आपको बिल्कुल पसंद आ रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात, जीएसटी के अंदर मैं अमेंडमेंट के साथ आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, अगर आपको रिविजन्स करनी है तो बस आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको सिंपल अपने समरी नोट्स अपने साथ लेके बैठने हैं और मेरी बस अपने वीडियोस को शुरू करना है, स्टार्ट करना है। और वीडियो को स्टार्ट करने के साथ साथ आपके माइंड में इतने कंसेप्ट इतने अच्छे से तरीके से क्लियर हो जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि यस, जीएसटी को बहुत ईजिली तरीके से रिकवर किया जा सकता है और विद इन द मिनिमम टाइम्स आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप स्टार्ट करता हूँ मैं आपको आज जीएसटी का रिवीजन लेक्चर नंबर 4। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि बिकॉज ऑफ आपके जो रिवीजन लेक्चर चल रहे हैं, इसमें अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखिए और मैं कमेंट्स बॉक्स में आपको रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रिवीजन लेक्चर्स को सुने तो आप अपना माइंड अप्लाई ना करें। आप अपने माइंड्स को भी एप्लीकेशन दीजिए ताकि कंसेप्ट में और क्लैरिटी आए, और कंसेप्ट में जितना क्लैरिटी बनेगा एग्जाम में आप अच्छा खासा परफॉर्म कर पाएंगे। तो जिस भी स्टूडेंट ने या जो मेरा फर्स्ट टाइम अपना चैनल्स देख रहे हैं मेरा सी स्टूडेंट्स का, तो उस सिचुएशन में अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। और हाँ, एक चीज़ और, आपके अपने फ्रेंड्स या जो भी मेंटर हैं आपके या जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके साथ जो पढ़ते हैं वगैरह, उनके साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं जीएसटी का रिवीजन नंबर लेक्चर 4। और मैंने आपको वहाँ पे कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई सेक्शन 8 तक मैं आप उसको करवा दिया था। बाकी सेक्शन 9 की तरफ बढ़ते हैं अपने पास। सेक्शन 9 में चार्जिंग सेक्शंस की बात करते हैं। तो चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि आपका जो चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 9, वो कहता है कि जो चार्ज होगा वो लेवी कलेक्शन पर्सन लायबल टू पे, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूँ आपको। और लेवी किसके ऊपर रहेगी? आपकी इंटर और इंट्रा स्टेट, और इंट्रा स्टेट को सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 गवर्न करता है, सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 इंटर स्टेट सप्लाई को गवर्न करता है आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 5 सब सेक्शन 1। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या बोलते हैं? उसके पास वैल्यू सेक्शन 15 से डिटरमाइन करेंगे अपन, जो भी वैल्यूएशंस रहेगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी सेक्शन 15 से सेक्शन 1 से हम उसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद रेट आता है, कंपोजिट रेट और नॉर्मल रेट। जीएसटी में दो रेट चलते हैं, कंपोजिट और नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट हमेशा किसके ऊपर एप्लीकेबल है? जो नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन है। और जो कंपोजिट स्कीम लेगा, कंपोजिशन स्कीम, उसके लिए क्या लगेगा? सेक्शन आपका 10 सब सेक्शन 1 में कंपोजिट रेट पे रेट प्रेस्क्राइब किए हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट पार्ट से, कलेक्शंस। उसके बाद आता है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है पर्सन लायबल टू पे। पर्सन लायबल टू पे मतलब टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 सेक्शन 13 सेक्शन 14 से डिफाइन की जाती है। और उसके बाद आता है आपके पास पर्सन लायबल टू पे में नॉर्मली सप्लायर चार्ज सप्लायर पे करता है अंडर द फॉरवर्ड चार्ज, और रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट पे करेगा, जिसकी डेफिनेशन मैंने रिसिपिएंट की प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख सकते हैं, वो मैंने कवर करा रखी है, ये जस्ट मैंने आपको रिवाइज कराया, ठीक है। और उसके बाद तीसरा होता है जो टैक्स पे करने की जिम्मेदारी रखता है जीएसटी के अंदर, दैट इज ईसीओ। और ईसीओ के अंदर सेक्शन 9 सेक्शन 5 रेड विथ 52, यानी कि 52 में टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। सेक्शन 9 सेक्शन 5 में आपका कुछ नोटिफाइड सर्विस है, मैं आपको जब सेक्शन 52 की तरफ बढ़ेंगे तब उसको मैं करा दूंगा, ठीक है। और साथ में मैं सेक्शन 9(5) को भी रेड विथ करा दूंगा। अच्छा, अब अपन क्या कर रहे हैं सेक्शन 9 के अंदर, मैं आपको बताता हूँ सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 और सेक्शन 9 सब सेक्शन 4। सेक्शन 9 सब सेक्शन 3, सेक्शन 9 सब सेक्शन 4, दोनों में डिफरेंस क्या है? सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 तब एप्लीकेबल होगा जब सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 तब एप्लीकेबल होगा जब कोई अनरजिस्टर्ड, मतलब एक तरह से सप्लायर ऑफ गुड्स या सर्विसेज, यानी कि कोई भी सप्लायर जब कोई गुड्स या सर्विसेज जो कि नोटिफाइड अंडर रिवर्स चार्ज में वो सप्लाई करता है,
और रिसिपिएंट उसको रिसीव करता है, तो रिसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना होता है। और जैसे ही वो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लगेगा और विद इन 30 डेज उसको अप्लाई करना पड़ेगा। कंपलसरी का मतलब होता है कंपलसरी, यानी कि सेक्शन 22 बैठा है हमारे पास कुछ थ्रेशोल्ड बताने के लिए कि आपको इतने लिमिट तक टैक्स नहीं पे करना, लेकिन सेक्शन 24 प्रीवेल करता है सेक्शन 22 पे। वो कहता है कि आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लगेगा कुछ फॉलोइंग केसेस में। तो मैंने पहला केस आपके साथ डिस्कस कर दिया कि रिवर्स चार्ज में अगर रिसिपिएंट ने कोई सर्विस ली है तो उसको क्या लगेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, जो कि 30 डेज में अप्लाई लेना पड़ेगा। लेकिन जब रिवर्स चार्ज में उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है और टैक्स उसको ही पे करना है, तो इसका मतलब ये है कि वो आईटीसी क्लेम कर सकता है उस टैक्स का। ये आपको समझ में आया होगा। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर याद रखना कि अगर सप्लायर कोई भी गुड्स या सर्विस रिसिपिएंट को दे रहा है जो रिवर्स चार्ज में आती है, और इसके लिए याद रखना इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि जो भी आपका सप्लायर है चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा रिसिपिएंट को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। सप्लायर का रजिस्टर्ड होना या अनरजिस्टर्ड होना मैटर नहीं करता है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ये कहता है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर किसी स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, याद होना अनरजिस्टर्ड, 9(3) और 9(4) में डिफरेंस क्लियर कर लेना। 9(3) में सप्लायर का रजिस्टर्ड होना या ना होना मैटर नहीं करता, लेकिन सेक्शन 9 सेक्शन 4 कहता है कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर अगर कोई सप्लाई करता है गुड्स और सर्विसेज का किसी रिसिपिएंट को जो नोटिफाइड रिवर्स चार्ज के अंदर कवर होती हैं, तो उस सिचुएशन में 9(4) एप्लीकेबल होता है। रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट की लायबिलिटी बनती है टैक्स को पे करने की। तो इस बात को कंक्लूड करते हुए हम आगे चलते हैं, जहां हमने देखा कि जहां पे रिवर्स चार्ज की सर्विसेज, हमारे कोर्सेज में गुड्स की सर्विस नोटिफाइड नहीं है, हमारे कोर्सेज में सिर्फ रिवर्स चार्ज की ही सर्विसेज नोटिफाइड की है हमारे सिलेबस में। तो गुड्स को एक तरफा रख दीजिए, सर्विस की तरफ आ जाते हैं। सर्विस के अंदर रिवर्स चार्ज में कौन कौन सी सर्विस नोटिफाइड है, पहले मैं आपको इसकी एक स्टोरी, कैसे ट्रिकी टू लर्न स्टोरी अंडर रिवर्स चार्ज सर्विसेज नोटिफाइड, यानी कि जो सर्विसेज नोटिफाइड है उसको किस तरह से याद किया जाए, उसके लिए एक आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले याद रखना है, ऐसी स्टोरी याद रखनी है। एक ट्रांसपोर्टर था जिसका एक्सीडेंट हुआ, एक ट्रांसपोर्टर था जिसका एक्सीडेंट हुआ, लीगल इशू आया, आर्बिट्रेचर को बुलवाया, लीगल इशू आया, आर्बिट्रेचर को बुलवाया, स्पॉन्सरशिप यानी कि न्यूज़पेपर वालों ने स्पॉन्सरशिप निकाल दी, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट से जवाब मांगा गया, गवर्नमेंट से जवाब मांगने के चक्कर में किसी ने टीडीआर करके लैंड को लीज पे दे दिया। टीडीआर मतलब ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स, लैंड को लीज पे देना 30 ईयर्स और मोर। उसके बीच में किसी ने क्या कर दिया, लैंड को लीज पे दे दिया और टीडीआर कर दिया। पता चला जो ट्रांसपोर्टर जिसका एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, वो क्या निकला, वो निकला डायरेक्टर, वो निकला कंपनी का डायरेक्टर। पता लगा वो डायरेक्टर निकला और उसका इंश्योरेंस भी नहीं हुआ था, ठीक है। उसके ऊपर बहुत सारे लोन थे जो कि रिकवर भी नहीं किए गए थे, और उसके ऊपर किसी ने बुक लिख दी। उसके बाद ओवरसीइंग कमेटी को वो बुक सौंप दी गई, उसके बाद ओवरसीइंग कमेटी को वो बुक सौंप दी गई, और ओवरसीइंग कमेटी को जब वो बुक सौंपी गई तो उसका भाई था एक इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, जो कि बिजनेस फैसिलिटेटर का एजेंट ऑफ बिजनेस कोरोस्पोंडेंट था, उससे हमने सिक्योरिटी पर्सनल बना करके उसको सिक्योरिटी सर्विस ली, जो कि बाहर के बाहर ली गई थी, दैट इज़ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर। और फिर बाहर से हमने उससे शिपिंग्स करके कुछ गुड्स मंगवा लिए। तो ये हमारी स्टोरी है, मैं आपको स्टोरी को फिट करके देता हूँ पूरी रिवर्स चार्ज की सर्विस नोटिफाइड में। अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट्स करना, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ, जो मैंने बोला कि ट्रांसपोर्टर का एक्सीडेंट हुआ, तो ट्रांसपोर्टर से पहली सर्विस आती है अपने पास जीटीए की सर्विस। तो ट्रांसपोर्टर से जीटीए की सर्विस हुई, जिसका क्या हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, तो लीगल इश्यूज आया, तो लीगल इश्यूज से लीगल सर्विस आ गई। आर्बिट्रेचर को आया तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस आ गई। इसके बाद बोला कि भैया स्पॉन्सरशिप सर्विस निकाल दी, यानी कि न्यूज़पेपर वाले आए उन्होंने स्पॉन्सरशिप सर्विस निकाल दी, तो स्पॉन्सरशिप सर्विस भी रिवर्स चार्ज में आती है। फिर गवर्नमेंट से जवाब मांगा तो गवर्नमेंट की सर्विस आती है। गवर्नमेंट से जवाब मांगने के सब चक्कर में क्या हुआ कि किसी ने टीडीआर और लीज को लैंड पे दे दिया, दैट इज कोल्ड, मतलब लैंड को लीज पे दे दिया, दैट इज टीडीआर और
लीज ऑफ लैंड भी आपकी रिवर्स चार्ज में आती है। पता चला वो डायरेक्टर निकला, इनके डायरेक्टर ने अगर कोई कंपनीज को सर्विस है वो रिवर्स चार्ज में आती है। पता लगा इंश्योरेंस उसका नहीं हुआ था, दैट इज इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस। उसके बाद रिकवरी नहीं हुआ रखी थी, लोन बहुत सारे थे, रिकवरी नहीं हुआ था, रिकवरी एजेंट। उसके बाद उसके ऊपर बुक लिख दी गई, दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट्स की ट्रांसफर की सर्विस आ जाती है। बुक का मतलब होता है कि एक ऑथर ने अगर बुक को पब्लिश कराने के लिए किसी पब्लिशर को दी है तो उस केस में कॉपीराइट ट्रांसफर हो जाता है। फिर उस केस में देखा कि भैया पता चला वो तो क्या नाम है उसका, जो मतलब जो बुक थी वो ओवरसीइंग कमेटी को सबमिट कर दी गई, दैट इज ओवरसीइंग कमेटी अगर आरबीआई को सर्विस रिवर्स चार्ज में आती है। उसके बाद उसका भाई जो इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है उसकी सर्विस, जो बिजनेस फैसिलिटेटर का एजेंट और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट था, तो यानी कि बिजनेस फैसिलिटेटर एजेंट और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट। और उसके बाद फिर हमने देखते हैं किसको, कि सिक्योरिटी पर्सनल की सर्विस उससे ली बाहर के बाद, दैट इज नॉन टैक्सेबल टू नॉन टैक्सेबल। और उसके साथ हमने इम्पोर्ट्स लिया शिपिंग कंपनी से। ये आपकी स्टोरी बनती है रिवर्स चार्ज की सर्विसेज के अंदर। आपको इसी तरीके से याद रखना है, नहीं तो एग्जाम में कभी भी ध्यान रखना वो क्वेश्चंस का आपको किसी तरह से घुमा सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपने पास जीटीए की। सबसे पहले सर्विस आती है जीटीए की। तो जीटीए के अंदर सबसे पहले आप ध्यान रखना, जीटीए के लिए क्या बोला गया है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज अगर दो तरह का रेट लेती है। जीटीए ने अगर 12% का रेट ऑप्ट किया है या 5% का रेट ऑप्ट किया है, दोनों में से कोई भी रेट ऑप्ट करेगी। अगर वो 5% का रेट ऑप्ट करती है तो वो आईटीसी क्लेम करके बैठती है, वो सॉरी आईटीसी क्लेम नहीं करेगी। मतलब जीटीए ने भी कुछ सर्विस ली होगी ना, तो सर्विस के इसमें उसने अगर 5% का रेट ऑप्ट किया है तो उसमें आईटीसी क्लेम नहीं करेगी। लेकिन 12% का रेट अगर ऑप्ट उसने किया है तो आईटीसी क्लेम करके बैठेगी। और उसमें फॉरवर्ड चार्ज याद रखना, 12% का रेट अगर ऑप्ट करती है तो आईटीसी क्लेम है, उसमें फॉरवर्ड चार्ज पे करेगी जीटी, मतलब जीटीए को लाइबिलिटी बनेगी फॉरवर्ड चार्ज में। साथ ही साथ अगर आपने देखना है कि रिवर्स चार्ज के इसमें 5% अगर लेती है तो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा सामने वाला, ठीक है। तो अगर जीटीए 5% लेता है तो रिवर्स चार्ज 12% है तो फॉरवर्ड चार्ज, पहले तो आप ये ध्यान रखना। अब जीटीए अगर 5% रेट ऑफ करता है तो उसमें अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है, क्या बोल रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि जीटीए ने अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड सर्विस दी है तो उस केस में रिसिपिएंट को क्या टैक्स पे करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि रिवर्स चार्ज है, और 30 डेज में अप्लाई करके आईटीसी क्लेम कर सकता है। दूसरी बात, अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को देता है, क्या देता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को। अनरजिस्टर्ड पर्सन में क्या आता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन में ये आता है कि अगर आपकी नोटिफाइड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड में दो पार्ट में क्लासीफाई कर देना, दैट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन में नोटिफाइड पर्सन जिनकी फैक्ट्री है, जिनकी सोसाइटी है, जिनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिनके फर्म है, एलएलपी है, और जो भी आपके कौन है, एओपी बीओआई है, या फिर इंक्लूडिंग द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, वो भी अगर अनरजिस्टर्ड है तो उनको देता है। तो रिवर्स चार्ज में नोटिफाइड पर्सन ही रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेंगे, ठीक है। और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन तो लगेगा ही। लेकिन अगर हम जैसे लोगों को, जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ हो, इनको अगर आपको सर्विस दे रहा है वो जीटीए, तो इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में हमारे पास याद रखना हमें रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज में जीटीए को टैक्स पे करना पड़ेगा फॉरवर्ड चार्ज में, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है अनरजिस्टर्ड में। अगर आप करते हो रजिस्टर्ड पर्सन की बात, तो रजिस्टर्ड पर्सन मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर वो सॉरी अगर 12% की तरफ जाए तो 12% के अंदर फॉरवर्ड चार्ज में जीटीए को ही लाइबिलिटी आती है टैक्स को पे करने की। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है, ध्यान रखना, एक्सेप्शन ये है कि अगर जीटीए किसी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट मतलब जीटीए अगर गवर्नमेंट को, जीटीए अगर गवर्नमेंट को, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या लोकल अथॉरिटी, या फिर यूनियन टेरिटरी, या फिर आपकी गवर्नमेंट एजेंसी, इनको दे रहा है और वो टीडीएस पर्पस के लिए सेक्शन 51 में रजिस्टर्ड हुई है और उसका कोई आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, तो फिर जीटीए को ही फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। ये तक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा 12% में कैसे चलते हैं, 5% कैसे चलते हैं। अब जीटीए में एक बात याद रखनी है, एक अभी अमेंडमेंट आया है एंट्री 21A। एंट्री 21A ये बोलता है कि अगर जीटीए कोई भी सर्विसेज अपनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की सर्विस अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देता है, इंक्लूडिंग द अनरजिस्टर्ड सीटीपी, अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग द अनरजिस्टर्ड सीटीपी, तो उस सिचुएशन में भी 21A में फॉरवर्ड चार्ज से एग्जम्पशन दिलवा दी है जीटीए को, यानी कि जीटीए को फॉरवर्ड चार्ज में भी एग्जम्पशन दे दी जाएगी, जीटीए को फॉरवर्ड चार्ज से एग्जम्पशन दे दी जाएगी, टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, राइट। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार हैंकी का क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं जो वीडियो बना के दे रहा हूँ थोड़ा सा लाइट का इशू है, लाइट यहाँ पे थोड़ी सी नहीं है, तो वहाँ पे इन्वर्टर्स में मैं आपको एक अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलता है सब कुछ, आपके लिए बेहतर है, जो भी मैं कर रहा हूँ आपके बेनिफिशियल्स के लिए ही कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं इसके बाद
अपनी दूसरी सर्विस, कहा था कि जीटीए के बाद क्या बोला उसने, ट्रांसपोर्टर था उसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट मतलब लीगल इश्यूज आया। अब लीगल इश्यूज में मैं आपको पहले एक पिक्चर बता देता हूँ। कुछ सर्विसेज नोटिफाइड जो सर्विस में हुई है, इसके डिस्कस करने से पहले एक बात याद रखना, पहले आपको क्वेश्चन में ये चेक कर लेना है कि जो सर्विसेज हम दे रहे हैं, जो सर्विसेज हम दे रहे हैं मतलब जो सर्विस क्वेश्चन में दे रखी है, पहले ये चेक करना है कि क्या वो टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है। अगर वो सर्विस एग्जाम्प्ट आती है, सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट का एग्जाम्पशन की बात करता है, अगर वो एग्जाम्पशन है, एग्जाम्प्ट है, तो फिर क्वेश्चन ऑफ फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज डज नॉट अराइज, क्वेश्चन ऑफ फॉरवर्ड चार्ज और फॉरवर्ड रिवर्स चार्ज डज नॉट अराइज। लेकिन अगर वो टैक्सेबल है सर्विस, तो फिर आइडेंटिफाई करिए द पर्सन हु इज गोइंग टू पे टैक्स, हु इज गोइंग टू पे, दैट इज द रिसिपिएंट और सप्लायर। बस ये चीज़ दो पकड़ना, और आपका एग्जाम्पशन भी इसी के साथ लिंक करा दूंगा मैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट है, जो मैंने आपको बताया कि जीटीए के अलावा लीगल इश्यूज आया। तो लीगल इश्यूज में बस याद रखना कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, मैंने क्या बोला, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस देता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, क्योंकि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कौन है, कोर्ट में नहीं माना जाता। शेड्यूल थर्ड को याद करो, शेड्यूल थर्ड का जो पैरा नंबर 2 है, वो कहता है कि अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल अगर कोई भी सर्विस देती है तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो कोर्ट में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कवर नहीं कर रखा, तो उसकी रिवर्स चार्ज में टैक्सेबिलिटी आती है। लेकिन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस दे रहा है, बिजनेस एंटिटी मतलब कौन, जिसका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख को क्रॉस नहीं करता। 10 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है, 10 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट में अप्लाई होता है, 20 लाख नॉर्मल केस में है, ठीक है। ऑल अदर स्टेट में 20 लाख है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 10 लाख है। तो बिजनेस एंटिटी का अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में टर्नओवर क्रॉस नहीं है, तो फिर उस केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। कौन सा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टैक्स पे करेगा। अगर वो रजिस्टर्ड है, मतलब एक तरह से क्रॉस हो जाता है थ्रेशोल्ड, तो फिर उस केस में बिजनेस एंटिटी को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। याद रखना, बिजनेस एंटिटी एक एकलौता एक्सेप्शन है रिवर्स चार्ज में, जहाँ पे उसको थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल है। नहीं तो रिवर्स चार्ज में कभी थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल नहीं होती, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लगता है, ध्यान रखना। इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं कि बिजनेस एंटिटी का समझ गए। बिजनेस एंटिटी का मतलब है गवर्नमेंट ने ये प्रैक्टिकली सोचा कि अगर वो रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर तो उसको टैक्स ले लो, अगर नहीं रजिस्टर्ड है तो रहने दो, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करवा देना। अब बिजनेस एंटिटी के अंदर जो मैंने तुम्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, इसका भी एक ट्रिकी लंस है, आपको कैसे याद रखना है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट में याद रखो मस्ट जाना है, यानी कि मस्ट जाना है का मतलब, एम स्टैंड फॉर मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, यू मतलब यू स्टैंड्स फॉर उत्तराखंड, एस स्टैंड फॉर सिक्किम, टी मतलब त्रिपुरा। मस्ट जाना दैट इज जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, एन स्टैंड फॉर आपका हो जाएगा नागालैंड, उसके बाद आ जाएगा आसाम, और है मतलब हिमाचल प्रदेश। ये आपको याद रखना है स्पेशल कैटेगरी स्टेट का, ये हो गई। इसके बाद लीगल सर्विस के अंदर ही आपको याद रखना है कि अगर कोई इंडिविजुअल एडवोकेट, पार्टनरशिप फर्म एडवोकेट इंक्लूडिंग द सीनियर एडवोकेट अगर कोई सप्लाई देता है बिजनेस एंटिटी को, तो वही कंसेप्ट लगाना है। बिजनेस एंटिटी अगर रजिस्टर्ड है तो टैक्स पे कर देगी, नॉट रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज नहीं फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अगर वो रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज में बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगी। दो हो गई चीज़ें। तीसरी बात पे आते हैं, उसमें बोला कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो गया, ये लीगल इश्यूज आया। लीगल इश्यूज करने के बाद क्या बोला कि किसको बुलवाया, लीगल इश्यूज आने के बाद आर्बिट्रेचर की मैंने आपको बता दी कि आर्बिट्रेचर को बुलवाया। उसके बाद क्या बोल दिया गया कि स्पॉन्सरशिप वालों ने सर्विस दे दी, यानी कि न्यूज़पेपर वाले स्पॉन्सरशिप सर्विस। इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, प्रोवाइडर, अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस में प्रोवाइडर आपका कोई भी पर्सन हो, प्रोवाइडर कोई भी पर्सन है चलेगा, लेकिन अगर रिसिपिएंट में बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म है तो फिर रिवर्स चार्ज में बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे करेंगे। लेकिन अगर रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म नहीं है, उसके अलावा कोई और पर्सन है, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या बोला कि गवर्नमेंट से जवाब मांगा गया। तो गवर्नमेंट की सर्विस में याद रखना, गवर्नमेंट में तीन चीज़ें आती हैं। गवर्नमेंट अगर सर्विस अपनी बिजनेस एंटिटी को देता है तो बिजनेस एंटिटी पे वही कंसेप्ट लगाओ कि रजिस्टर्ड है तो बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगी, अगर नहीं रजिस्टर्ड है तो टैक्स नहीं पे करेगी, मतलब फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे हो जाएगा अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज। गवर्नमेंट की दूसरी केस में बताया गया कि गवर्नमेंट की कुछ सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज में आती हैं। गवर्नमेंट अगर आपको कोई भी एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, ध्यान रखना, गवर्नमेंट अगर एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विसेज, या दूसरा कोई सर्विसेज बाय वे ऑफ वैसल और एयरक्राफ्ट एट पोर्ट और एयरपोर्ट, या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विस दे रही है, तो यह सारी सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज में, यानी कि गवर्नमेंट लायबल होकर टैक्स को पे करने में। लेकिन लास्ट इसकी है कि अगर गवर्नमेंट अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे देती है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रिवर्स चार्ज में वो टैक्स पे करेगा रजिस्टर्ड पर्सन। अगर अनरजिस्टर्ड हमारे जैसे लोग को देती है तो फिर उस केस में रिवर्स फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट टैक्स पे करेगी।
गवर्नमेंट से जवाब मांगा गया तो फिर क्या हुआ, पता चला कि किसी ने टीडीआर कर दिया, दैट इज लीज ऑफ लैंड कर दी। यानी कि टीडीआर में याद रखना, अगर ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स को ट्रांसफर किया गया है, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स को अगर ट्रांसफर किया गया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स, यानी कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए अगर टीडीआर ट्रांसफर किए गए, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स, इसे बोलते हैं ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स। ठीक है, एक आपका रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का अगर कोई ओनर है, वो अपने बिल्डर या प्रोमोटर्स को अगर कोई भी टीडीआर ट्रांसफर करता है, या फिर दूसरा केस आप इसको ऐसे ले सकते हो कि अगर आपका कोई भी लॉन्ग टर्म लीज है, उसको लैंड पे दे दिया 30 साल या उससे ऊपर के लिए फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए, तो दोनों केसेस में याद रखना बिल्डर और प्रोमोटर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक टाइम ऑफ सप्लाई आता है, मैं आपको यहीं पे इसका टीडीआर का, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स और लीज ऑफ लैंड का केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा। सेक्शन 12, 13, 14 इसको टाइम ऑफ सप्लाई को गवर्न करते हैं, लेकिन मैं आपको टीडीआर के केस में टाइम ऑफ सप्लाई यह डिस्कस करा देता हूँ। तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब है लाइबिलिटी टू पे द टैक्स। इस केस में अगर कोई भी सप्लाई, ध्यान रखना, अगर वो बिल्डर और प्रोमोटर, जिस दिन बिल्डर या प्रोमोटर्स राइट या ओनरशिप, जो भी राइट या ओनरशिप होता है प्रॉपर्टी में, उसको वो क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, यानी कि राइट और पोजीशन इन द प्रॉपर्टी अपने मालिक को देंगे, ओनर को देंगे, बाय एंटरिंग इनटू ए कन्वेंस डीड बनाकर, एक कन्वेंस डीड बना करके एंटर करके देंगे, तो उस दिन पे उनका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा, यानी कि उनको बिल्डर और प्रोमोटर को लाइबिलिटी टू पे द टैक्स देनी पड़ेगी अंडर रिवर्स चार्ज। क्लियर है। और एक बात याद रखना, जब भी ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए, तो यहाँ दो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, एक तो राइट्स को ट्रांसफर करना और एक कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट पे कंस्ट्रक्शन होना। तो यहाँ बोथ ट्रांजेक्शन, एक तो राइट को ट्रांसफर और कंस्ट्रक्शन, बोथ ट्रांजेक्शन आर सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ जीएसटी, दोनों के ऊपर जीएसटी आएगा। इसके बाद क्या बोला गया कि यहाँ तक होने के बाद फिर क्या हुआ, पता चला कि वो डायरेक्टर निकला जिसका ट्रांसपोर्टर का एक्सीडेंट हुआ, दैट इज डायरेक्टर, मतलब होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर ही कंसिडर किए जाते हैं एज ए एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉय। तो अगर होल टाइम डायरेक्टर अगर कंपनीज को कोई भी कंपनी है कॉर्पोरेट को अगर कोई भी सर्विस देता है, तो कॉर्पोरेट रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगी। नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को एम्प्लॉय नहीं माना जाता, अगर वो देते हैं तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे होगा। ठीक है, पता चला वो डायरेक्टर निकला। इंश्योरेंस एजेंट, उसका इंश्योरेंस नहीं हुआ था, तो इंश्योरेंस एजेंट अगर कोई भी एलआईसी या जीआईसी को कोई भी सर्विस देता है, तो रिवर्स चार्ज में एलआईसी जीआईसी टैक्स पे करेंगी। इंश्योरेंस एजेंट, बस याद रखना, वो एजेंट जो कि इल्डा में लाइसेंस ले रखा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके बाद आता है उसकी रिकवरी। लोन बहुत सारे थे, रिकवरी नहीं हुई थी, तो लोन बहुत सारे थे, रिकवरी नहीं हुई थी, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ वेट। लोन की रिकवरी मतलब रिकवरी एजेंट का केस ये बनता है कि रिकवरी एजेंट में, कि रिकवरी एजेंट का मतलब क्या है कि अगर रिकवरी एजेंट ने कोई बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसी, ये तीनों कवर है, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसी, तीनों को अगर कोई सर्विस दी है रिकवरी एजेंट ने उनके लोन को रिकवर कराने के लिए, तो तीनों के तीनों बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगी। इसके साथ साथ फिर किसी ने उसके ऊपर बुक लिख दी, यानी कि आपको याद रखना है कि अगर कोई कॉपीराइट ट्रांसफर किया गया है किसी ऑथर ने, पब्लिशर को कोई भी अपनी बुक्स को ट्रांसफ़र किया, मतलब कॉपीराइट ट्रांसफ़र किया ऑथर ने पब्लिशर को, या फिर कोई म्यूज़िकल कंपोज़र ने म्यूज़िकल कंपनी या लाइरिक्स कंपनी को अगर अपना कॉपीराइट ट्रांसफ़र किया है, तो वो म्यूज़िकल कंपनीज, लाइरिक्स कंपनीज या फिर पब्लिशर लायबल होंगे टैक्स को पे करने में अंडर रिवर्स चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर फिर क्या, कि वो बुक ओवरसीइंग कमेटी को सबमिट कर दी गई, दैट इज ओवरसीइंग कमेटी अगर आरबीआई को कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो रिवर्स चार्ज में आरबीआई टैक्स पे करेगी। इसके बाद अगला पॉइंट आता है क्या, कि पता चला कि उसका भाई, दैट इज इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ये क्या है, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, याद रखना रिकवरी एजेंट में तीनों थे, बैंकिंग, फाइनेंशियल, एनबीएफसी, लेकिन अगर इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंशियल, एनबीएफसी यहाँ पे नहीं है, दोनों को अगर रिवर्स सर्विस देता है तो रिवर्स चार्ज में वो टैक्स पे करेंगी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
इसके बाद पता चला कि वो बिजनेस फैसिलिटेटर, यानी कि बिजनेस फैसिलिटेटर के यहाँ केस में याद रखना सिर्फ बैंकिंग कंपनी कवर है। बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रहा है तो रिवर्स चार्ज में वो टैक्स पे करेगा। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि पता चला कि वो एजेंट ऑफ बिजनेस कोरोस्पोंडेंट, एजेंट ऑफ बिजनेस कोरोस्पोंडेंट अगर बिजनेस कोरोस्पोंडेंट को कोई सर्विस दे रहा है रिवर्स चार्ज में बिजनेस कोरोस्पोंडेंट टैक्स पे करेंगी। उसके बाद ये कहा था कि इसकी सिक्योरिटी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है इस सर्विस को लेकर के, सिक्योरिटी पर्सनल सिक्योरिटी सर्विसेज। तो अगर कोई सिक्योरिटी पर्सनल सिक्योरिटी सर्विसेज किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है रिवर्स चार्ज में टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन देगा। लेकिन अगर सिक्योरिटी पर्सनल सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी पर्सनल अगर सिक्योरिटी सर्विस किसी, ध्यान रखना इन चार केसेस बता रहा हूँ। पहला तो केस क्या बोला, सिक्योरिटी पर्सन अगर सिक्योरिटी सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को दे रिवर्स चार्ज में टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन। ये चार केसेस ऐसे हैं जहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज में लाइबिलिटी आ जाती है। क्या होता है फॉरवर्ड चार्ज में, जहाँ पे सप्लायर लायबल होगा टैक्स को पे करने में, यानी कि अगर कोई भी सिक्योरिटी पर्सनल सिक्योरिटी सर्विस अनरजिस्टर्ड को देगा फॉरवर्ड चार्ज, पहला केस। सिक्योरिटी पर्सनल ना दे करके बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइडर हो जाए सिक्योरिटी सर्विसेज की, और वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे दें तो फिर फॉरवर्ड चार्ज। अगर सिक्योरिटी पर्सन सिक्योरिटी सर्विस किसी कंपोजिट डीलर को टैक्स वो दे तो सेक्शन 10 सेक्शन 1 में जो कंपोजिशन स्कीम होती है उसको सिक्योरिटी पर्सन की सिक्योरिटी सर्विस अगर देता है उसको तो रिवर्स फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स आ जाएगा। और चौथा है अगर सिक्योरिटी पर्सन सिक्योरिटी सर्विस गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल स्टेट लोकल अथॉरिटी यूनियन टेरिटरी या फिर गवर्नमेंटल एजेंसीज को देता है तो रिवर्स चार्ज में टैक्स नहीं आएगा, फॉरवर्ड चार्ज में ही आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसकी लास्ट 2-3 सर्विस ये बचती हैं। मैंने कहा सिक्योरिटी पर्सनल सिक्योरिटी सर्विस कहाँ ले ली गई, बाहर के बाहर, दैट इज़ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल। तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर ये बताया गया था कि अगर कोई पर्सन जो लोकेटेड है आपकी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर और वो OIDAR की सर्विस प्रोवाइड करता है किसी ऐसे पर्सन को, क्या रह रहा हूँ मैं, पर्सन जो लोकेटेड है आपका NR नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर और वो OIDAR मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल की सर्विस देता है किसको, ऐसे पर्सन को जो NTOR नहीं है। NTOR आपके एक्ट में, IGST एक्ट नहीं है आपके एक्ट में, तो IGST एक्ट का सेक्शन 14 NTOR पर्सन बोलता है। NTOR मतलब नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट पर्सन। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट पर्सन मतलब इंडिविजुअल या फिर कोई गवर्नमेंट में CGSG लोकल अथॉरिटी यूनियन टेरिटरी और गवर्नमेंटल एजेंसी सारी कवर होती हैं। तो उनको अगर वो बोलते हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते, तो ऑब्वियसली बात अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो NTOR पर्सन अगर उसको देगा तो रिवर्स चार्ज में टैक्स नहीं आएगा, फॉरवर्ड आ जाएगा। लेकिन अगर पर्सन अदर देन NTOR है तो उनको देता है तो फॉरवर्ड चार्ज में नहीं रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। और लास्ट था कि अगर कोई इम्पोर्टर कोई भी शिपिंग कंपनी से जो वैसल के थ्रू गुड्स इंपोर्ट करवा रहा है, अगर कोई भी इंपोर्टर शिपिंग कंपनी से वैसल की थ्रू गुड्स को इंपोर्ट करा रहा है तो फिर रिवर्स चार्ज में इंपोर्टर लायबल होगा टैक्स पे करने में। और यहाँ पे इंपोर्टर को डबल टैक्सेशन लगेगा, एक तो फ्रेट पे GST पे करेगा और कस्टम ड्यूटी, दोनों टैक्स पे करने पड़ेंगे। होप आपको ये सारी सर्विसेज रिवर्स चार्ज की समझ में आ गई होंगी और मैं आशा करता हूँ, मैं और बिल्कुल आपसे उम्मीद करके चलता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी लगेंगी रिवर्स चार्ज की सर्विसेज। इस तरह से अगर आप पढ़ते हो, मैं बहुत एफर्ट्स लगा के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि मुझे भी पता लगे कि आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं। और रिवीजन लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ये आपके लिए रामबाण इलाज करेंगे। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक्स अ लॉट।